किसान भाइयों, मक्के की वैज्ञानिक खेती के तहत पिछले भाग में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी गई थी। जैसे जीरो टिलेज से मक्के की खेती, मक्के में लगने वाले कीट, रोग से बचाव और खरपतवार के नियंत्रण के बारे में। अब इससे आगे की जानकारी लेते हैं। जी हाँ, देखा आपने, ये है मक्के के साथ साथ और भी फसलों के उपजाने की तकनीक। मक्के के साथ साथ आप कुछ और फसलों को लगा सकते हैं और अपने फायदे को दुगना कर सकते हैं। जैसे मक्के के साथ उड़द, मक्के के साथ सोयाबीन। इससे मक्के की फसल के साथ साथ आपको अन्य फसल भी मिलते रहेंगे और लाभ दुगनी। ये किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके तो हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आप मक्के के साथ दूसरी फसल को उगा लें, जिस तरह उड़द है, सोयाबीन है। इससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी बढ़ेगा। यहाँ पर हम लोगों ने लगाया है, परमानेंट बेड है ये बेड जब एक बार हम लोगों ने बना दिया है तो ये लगातार बेड चलता रहेगा ये, और इसी मेड़ पर हम लोग फसल उगाते रहेंगे। और यहाँ पे देखा जाए कि हमने एक मेड़ पर 2 धारी मक्के की लगाई है और 2 मेड़ पर 2-2 धारी सोयाबीन की लगाई है। इससे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। इसको मेड़ बना करके सोयाबीन और मक्के की बुआई एक साथ की गई है, अलग अलग बेड पर। और बेड पे लगाने से होता है क्या कि ये नमी बेड पर बनी रहती है, और जब हम इसमें सिंचाई करते हैं तो एक धारी में हम सिंचाई कर दें, दूसरी धारी को छोड़ दें, तो हमारा इकोनॉमी जो पानी का है वो कम होता है और इसमें उपज दूसरे सिस्टम की अपेक्षा ज़्यादा होता है। अभी तो सोयाबीन मक्का लगाया हुआ हूँ। इसके बाद रबी में अभी जब ये कट जाएगा तब इसके बाद इस पर गेहूँ होगा। तो ये देखा जाएगा कि किस तरह किसका उपज अलग अलग सिस्टम में ज़्यादा होता है। यहाँ पे मक्के के बाद चना की भी खेती करना है, सरसों की भी खेती करना है। तो जो इनमें सबसे लाभदायक होगा वो किसान को यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रत्यक्षण प्लॉट के रूप में है। किसान आते हैं, सीखते हैं और अपने खेत पर वो इसका उपयोग करें, इसी के लिए ये यहाँ किया गया है। मक्के के साथ हम लोगों ने ये उड़द को भी लगाया है। मक्के के साथ उड़द अच्छा होता है, आलू अच्छा होता है, आलू मक्का। और आलू मक्का तो इतना ज़्यादा प्रचलित फसल है कि जब आप मुजफ्फरपुर, वैशाली इन सब जगहों में देखेंगे आप, तो किसान आलू की खेती अकेले नहीं करते हैं। जब भी आलू लगाते हैं उसमें मकई लगा देते हैं। उससे होता है क्या कि जो मकई में जो लागत है, खर्च है, उसका पैसा निकल जाता है उसको आलू से। तो जिससे जो टोटल जो इनकम है उसका किसान को बढ़ जाता है। अंतर्वर्ती फसल में है कि जो उसके साथ कम दिन वाली फसल है वो पहले परिपक्व हो जाती है
और फिर मक्के के बढ़वार या पैदावार में भी ज़्यादा उसको नुकसान नहीं करता है। मक्के की उपज क्षमता तो 150 क्विंटल तक किसान ले रहे हैं, प्रति हेक्टेयर ले लेते हैं। तो इसीलिए इसमें जितनी पोटेंशियलिटी है इस क्रॉप में, तो उतनी दूसरी क्रॉप्स में नहीं है। और ये सारा मैनेजमेंट पे निर्भर करता है। अच्छा मैनेजमेंट किया तो अच्छी उपज हो जाती है। यहाँ पे भागलपुर का एरिया में बहुत बड़ा एरिया है, वो भोका विधि से लोग करते हैं, किसान करते हैं खेती। वो डंटे से गीली मिट्टी में पानी निकलने के बाद भोक देते हैं और उसी में मक्के का बीज डाल देते हैं और उसके बाद वो उनको सिर्फ जो कीड़े लगते हैं उसका प्रबंधन करना पड़ता है। खाद भी ये लोग कम ही डालते हैं और पानी तो बिल्कुल नहीं डालते। फिर भी 100 क्विंटल से ज़्यादा उपज वो लोग ले लेते हैं किसान। अब बात सिंचाई के बारे में। मक्का जब घुटने के आकार का हो जाए और मक्के में जिस समय बाली और धनवाल निकलने लगे तो उस समय निश्चित तौर पर सिंचाई करें। अगर इस समय सिंचाई नहीं किया गया तो देर से धनवाल और बाली निकलेंगे। इससे फसल की उत्पादन में कमी तो आ ही सकती है। साथ ही साथ मक्के में पानी खेत के अनुसार देना चाहिए, यानी जितनी पानी की आवश्यकता हो उतने ही पानी दें। जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है जिस समय कि उसको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, वो जब घुटने का आकार का होता है उस समय। और दूसरा सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है वो है जिस समय धनवाल और मोचा निकलने लगता है, उस समय पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। मक्के में इस स्टेज पर जब मोचा निकल रहा हो, धनवाल निकला हुआ हो, निकलने का समय हो, उस समय यदि पानी की कमी हो जाती है तो दोनों का अंतराल बढ़ जाता है। होता क्या है कि जो नॉर्मल है ये ड्यूरेशन पराग बनने का, ये धनवाल में बनता है, ऊपरी हिस्से में बनता है और यही पराग आकर के मोचा पर गिरता है और मोचा फर्टिलाइजेशन परागन की क्रिया होती है। और जब पानी की कमी होती है तो ये 10 से 12-15 दिन तक का अंतराल हो जाता है या पराग नहीं बनने की भी क्रिया हो जाती है। तो उस समय ये अवस्था मक्के में पानी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मक्के में पानी तो फील्ड की स्थिति को देखकर किसान को देना चाहिए। वास्तव में होता है क्या, किसान फसल को पटाते नहीं हैं, उसको डुबा देते हैं। और जब ज़रूरत कम है, बहुत ज़्यादा हम पानी डाल देते हैं तो वो नुकसान करता है। इसी के लिए हम लोगों ने एक दो टेक्नोलॉजी, ये जो मेड़ पे लगाने की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें होता है क्या कि एक मेड़ में पानी दें, दूसरे को छोड़ दें, फिर एक के बाद एक को छोड़ के डालें, तो पानी की मात्रा काफ़ी कम लगेगी और पानी की उपयोगिता भी बढ़ेगी। फसल जब परिपक्व हो जाए यानी भुट्टे के छिलके पूरी तरह सूख जाएं, तो बालियों को तोड़कर छिलके हटाकर सुखा लेना चाहिए। अगर आप मक्के का भंडारण करना चाहते हैं तो आप भंडारण भी कर सकते हैं। इसके लिए अच्छी तरह से दाने को सुखाकर सफाई कर भंडारण करें। जब ये परिपक्व होता है तो ये भुट्टे का
जो कवर है ये ब्राउन हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। और जब भुट्टा को छील करके दाने को तोड़ेंगे तो दाना और जो मेज स्टोन है, बलरी जिसको बोलते हैं, तो उसके बीच काला जैसा लेयर बन जाता है, जिसको बोलते हैं ब्लैक लेयर। तो उस अवस्था में के आने के बाद किसान तोड़ लें तो वो मैच्योरिटी का सिम्पटम है, वो मतलब संकेत है कि अब आपका फसल परिपक्व हो गया है। जिस समय ये तोड़ लेते हैं मक्का, उस समय तो काफ़ी मक्का हर जगह होता है, तो बाज़ार भाव थोड़ा कम होता है, तो उसके भंडारण की ज़रूरत होती है मक्के का। तो मक्के के भंडारण के लिए जो सबसे बड़ी बात होता है कि मक्के में नमी की मात्रा कम हो, तभी उसका हम भंडारण कर पाएंगे। यदि नमी की मात्रा ज़्यादा हो तो उस समय होता है क्या कि जो मक्के के अंदर की केमिकल प्रतिक्रिया है, रासायनिक प्रतिक्रिया है, तेज हो जाती है और वो जर्मिनेट करने, अंकुरन होने लगता है। क्योंकि मक्का में डॉर्मेंसी नहीं है, वो तुरंत कटने के बाद तुरंत भी जमने लगेगा। इसी के लिए उसको पूरी तरह अच्छी तरह सुखा देते हैं। सुखाने के बाद उसका भंडारण करते हैं। यदि नमी 12 से कम आ गया तो वो अच्छी तरह रख सकते हैं उसको बेचने के पहले तक। अब हम उर्वरक प्रबंधन के बारे में बात करते हैं। मक्के में खाद और उर्वरक प्रबंधन बहुत जरूरी है। मक्के में उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास देना जरूरी है। इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, आइए हम जानते हैं अपने वैज्ञानिक से। कि अच्छी फसल के लिए खाद का प्रबंधन, उर्वरक का प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है। पौधे तो वही कुछ बनाते हैं जो कि प्रकृति से वो लेते हैं, मिट्टी से जो लेंगे, सूर्य की गर्मी से जो लेंगे, उसी का परावर्तन है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम लोग खाद डालें उसमें और उसका उचित प्रबंधन करें। उचित प्रबंधन मतलब कि खाद को सही समय से दें और उचित मात्रा में दें। कि इसके लिए होता है कि 120 किलो नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर के लिए, 75 किलो फास्फोरस, स्फूर जिसको बोलते हैं, और 50 किलो पोटास डालते हैं खेत में। और इसमें होता है क्या कि ये पोटास और यूरिया जो नाइट्रोजन है, ये तो मोवेबल है, एक जगह से दूसरे जगह चल के भी मिट्टी में नमी रहे तो जा सकता है। लेकिन फास्फोरस ये बिल्कुल, इसकी मोबिलिटी ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। तो इसीलिए हम लोग अनुशंसा करते हैं कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र जब भी डालें तो बिल्कुल बीज के नज़दीक डालें, तभी वो ले पाएगा, अन्यथा वो नहीं ले पाता है। बहुत सारे किसान होते हैं कि जुताई के पहले फर्टिलाइज़र को छींट देते हैं खेत में। तो होता क्या है कि यदि मक्के की कतार के बीच की दूरी उन्होंने 60 सेंटीमीटर रखा है तो ज़्यादा चांसेज है कि जो उसकी कतार है उसके अलावा ज़्यादातर उसका खाद उन दो कतारों के बीच पड़ा रहता है और जो खरपतवार है वही खा करके ज़्यादा वृद्धि कर लेते हैं और मक्का का नुकसान हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि आप जो मक्के की कतार है उसी के बगल में खाद का उपयोग करें और
जैविक खाद में जब उपयोग करते हैं तो ये उसे जो पोषक तत्व है मक्के को बहुत दिनों तक मिलता रहता है। मक्के के पौधे के बारे में इसके वैज्ञानिक या विशेषज्ञ क्या बताते हैं, आइए वैज्ञानिक नज़रिए से जानिए मक्के के पौधे, मक्के के भुट्टे और मक्के के तने के बारे में। मक्का ऐसा पौधा है जिसमें नर और मादा एक ही पौधे पे अलग अलग होते हैं। ये ऊपरी हिस्सा है, ये धनवाल जिसको बोलते हैं, ये पौधे का नर भाग है और वहीं पे पराग बनता है। और ये भुट्टा है, ये जो सिल्क निकला हुआ है, ये इसी पर जब पराग पड़ता है तब दाने में जाकर के निषेचन का काम होता है और जिससे दाने बनते हैं। और मक्का का निचली भाग देखें, यहाँ पे ये वाला भाग, ये इसको स्टिल्ट रूट बोलते हैं, जिससे मक्का को गिरने से बचाता है। और ये तना है। हम लोग का प्रयास रहता है कि जब भी भुट्टे लगे मक्के में, इसकी आधी ऊंचाई से कम में लगे। आधी ऊंचाई से कम में मक्का का भुट्टा लगने से इसके गिरने की समस्या का निदान हो जाता है और इसमें दाने भी ज़्यादा पुष्ट होते हैं। अमूमन तो ये 2 से कम हम लोग सोचते हैं। जब भुट्टे की संख्या ज़्यादा होती है मक्के में, एक पौधे में, तो उपज क्षमता कम होती जाती है। तो हम लोग एवरेज 1 से 1.5 तक हो भुट्टे। नहीं, 1 से 1.5 का मतलब है किसी में 2 हो, किसी में 1 हो, ऐसी वैरायटी में। उसको प्रोलिफिकेसी बोलते हैं, भुट्टे की संख्या बोलते हैं। तो वो ज़्यादा उपज देता है। नहीं तो हम लोग के पास एक ऐसी वैरायटी थी कि हर एक ये पत्ती के कक्षा से उसमें भुट्टे निकलते थे, लेकिन भुट्टे की जो साइज होती थी इतनी बड़ी ही होती थी। तो टोटल जो उपज था उसका, कुल उपज बहुत कम हो जाता था और उसका प्रोसेसिंग भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग का प्रयास रहता है कि भुट्टे इसकी आधी ऊंचाई से कम में लगें और 1 से 1.5 इसकी प्रोलिफिकेसी हो। ये हर एक दाने से निकलते हैं ये और ये अलग अलग है, एक एक दाने का ये निकलता है। और जब इसको पराग मिल गया तब ये सूखना शुरू हो जाता है और जितने दाने होंगे ये सारे उतनी, उसकी संख्या उतनी ही होगी। तो किसान भाइयों, अगर आप बताए गए इन विधियों के अनुसार मक्के की खेती करते हैं और इसके प्रत्येक पहलुओं पर ध्यान देते हैं तो निश्चित ही मक्के से आप काफ़ी तरक्की कर सकते हैं।